नमस्कार साथियों। कहीं पे मेले का आयोजन हो रहा था। एक बच्चा अपनी माँ से लगातार जिद किए जा रहा है कि मैया मुझे 500 रुपया दे, मैं मेला देखने के लिए जाऊंगा। मैया ने पूछा कि बेटा 500 रुपये लेकर तुम क्या करोगे? बेटे ने बताया कि मैं खाना खाऊंगा, रिमोट वाली गाड़ियां खरीदूंगा। बस यही तो है बजट। हर फरवरी के महीने में सरकार जनता को ये बताती है कि किन किन क्षेत्रों पे कितना कितना रुपया खर्च करना है। यही है बजट। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए किन किन क्षेत्रों में कितना कितना रुपया खर्च किया जाएगा, उसी का लेखा जोखा है ना बजट कहलाता है। आपको पता होना चाहिए कि बजट स्पेनिश शब्द बूजे से निकला है, जिसका मतलब थैला होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे संविधान में बजट शब्द की एक भी चर्चा नहीं है। हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण नाम का शब्द का जिक्र है, जो कि बजट को संदर्भित करता है। लेकिन अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाए कि बजट शब्द का जिक्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो भारतीय संविधान में बजट शब्द का जिक्र नहीं है। और एक बात और, आप करंट अफेयर्स की बहुत सारी वीडियोज़ को देखते होंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को है ना पूरी गंभीरता के साथ देखें, और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप अपियर होते हैं तो निश्चित तौर पे इस वीडियो से है ना आपको सवाल देखने को मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप पूरी गंभीरता के साथ देखें, तन्मयता के साथ देखें। तो मैं बता रहा था कि भारतीय संविधान में बजट शब्द की कहीं भी चर्चा नहीं है। बस भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का जिक्र है, जो कि बजट शब्द को संदर्भित करता है। अब बजट क्या है, कहाँ कहाँ पर रुपया खर्च करोगे भाई, ये बताओ। जनता जवाब मांग रही है। बस यही तो बताती है सरकार, वही तो है बजट। प्रथम बजट जो है भारतवर्ष के इतिहास में 1861 में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। जबकि जब इंडिया आज़ाद हो गया था, तब भारत का पहला बजट षणमुगम शेट्टी ने जारी किया था। जब संविधान लागू हो गया था, इंडिया गणतंत्र बन गया था, तब भारत का बजट जॉन मथाई ने सबसे पहले पेश किया था। सर्वाधिक बजट किसने पेश किया, सवाल है। तो जवाब है मोरारजी देसाई। ये 10 बार जो है ना बजट को पेश कर चुके हैं। आज़ादी के 75वें महोत्सव के बाद एक अमृतकाल का कॉन्सेप्ट आया। कुछ विकास के लक्ष्य निर्धारित किए गए और ये बताया गया कि जिस समय इंडिया आज़ादी का 100वां सालगिरह मना रहा होगा ना, भारत विकसित बन जाएगा, अपनी ज़रूरतों की अधिकांश चीज़ें खुद बनाने लग जाएगा, भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, तरह तरह की चीज़ें। तो ये अमृतकाल का पहला बजट है, याद रख लीजिएगा। ये केंद्रीय बजट जो है 2023-24 अमृतकाल का पहला बजट है, ध्यान रखिएगा। बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए होते हैं, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण जो विगत वित्तीय वर्ष होता है उसके लिए होता है। आर्थिक सर्वेक्षण में ये बताया जाता है कि कहाँ कहाँ पर पिछला साल रुपया खर्च किया था भाई, पहले उसका हिसाब दें, तो वो आर्थिक सर्वेक्षण में। जबकि बजट में इस बात का जिक्र होता है कि आगामी वित्तीय वर्ष में कहाँ कहाँ पे रुपया पैसा खर्च किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश में आप सप्तर्षि तारामंडल को जानते होंगे। तो इसमें इस बजट में समावेशी विकास पे जोर देने के लिए 3 चीज़ों को प्रमुखता से लिया गया। पहली बात तो ये, नागरिक युवाओं को पर्याप्त अवसर प्रदान करेंगे। हालांकि योजना बनाने के स्तर पर इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छे कदम उठाती है, लेकिन ग्रासरूट लेवल पे उन योजनाओं की क्या हकीकत होती है वो आप सभी लोग जानते हैं। दूसरा, विकास और रोजगार पर ध्यान। और तीसरा, वृद्ध आर्थिक सुस्थिरता। समावेशी विकास आप जानते हैं, ये विकास की ऐसी प्रक्रिया होती है ना, जिससे विकास का लाभ समाज के निचले तबकों को भी मिलता है। यानी विकास का जो लाभ होता है वो हर व्यक्ति को मिलता है समावेशी विकास में। चलिए, तो सप्तर्षि तारामंडल के बारे में आप जानते होंगे। सप्तर्षि तारामंडल में बस बजट का आधार ही यही है। क्या सप्तर्षि है? अंतिम व्यक्ति तक पहुंच।
इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट लाएंगे, सक्षमता को सामने लाएंगे, वित्तीय क्षेत्र पे काम करेंगे, युवा शक्ति पे बल देंगे, हरित विकास पे बल देंगे, समावेशी विकास पे बल देंगे। इंडिया का जो बजट है वो 45 लाख करोड़ रुपया का है, 45.03 लाख करोड़ रुपया का है। अब इस तरह के तथ्य पूछ लिए जाएंगे, सप्तर्षि में किन किन चीज़ों पर जोर दिया गया। अमूमन इस तरह की चीज़ें बड़े एग्जामों में पूछी जाती है, लेकिन अगर आप एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा में अपियर होते हैं और जहाँ पर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, वहाँ पे पूछा जा सकता है कि भारत का जो बजट है वो कितने लाख करोड़ का है, तो 45 लाख करोड़ का है, याद रखिएगा। जिसमें राजस्व प्राप्ति जो है 26 लाख करोड़ रुपया है, जबकि पूंजीगत प्राप्ति जो है कैपिटल रिसिप्ट्स 18 लाख करोड़ रुपया है। कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके पास कुछ कम रुपया होता होगा, आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देते होंगे, तो उसमें आपको घाटा लग जाता है ना। इसी प्रकार से हमारे देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एक राजकोषीय घाटा होता है, तो ये काफ़ी अधिक है। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 3.5% ला देंगे। ये तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप गंभीरता पूर्वक सुन रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को 3.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने। चलिए अब देख लीजिए कि बजट में जो रुपये आवंटित किए जाते हैं, ये रुपये आते कहाँ से हैं। मान लीजिए कि इंडिया को जो है ना एक रुपया का बजट है और 1 ही रुपया खर्च करना है, तो 1 रुपया में कितने पैसे कहाँ से लाए हैं, तो वो देख लीजिए। रुपया आता कहाँ से है, उधारी 34 पैसा लिया जाता है, यानी हमारी बजट का जो सर्वाधिक हिस्सा है उसमें उधार एवं अन्य देयता का है आने के संदर्भ में। कॉर्पोरेशन टैक्स जो है वो 15 पैसा है, इनकम टैक्स वो भी 15 पैसा है। आरोही क्रम में पूछा जा सकता है आपसे या अवरोही क्रम में, तो सबसे अधिक बजट के लिए जो हम रुपया लाते हैं कहाँ से, उधारी से, दूसरा कॉर्पोरेशन टैक्स निगम कर से, और तीसरा इनकम टैक्स से। इसके अतिरिक्त जीएसटी भी आप याद रखेंगे, जीएसटी से 17%, तो याद रख लीजिए सबसे अधिक उधार एवं अन्य देयता, दूसरी चीज जीएसटी से, और कॉर्पोरेशन टैक्स और निगम टैक्स लगभग दोनों समान ही है। और रुपया हम खर्च कहाँ करते हैं, तो सबसे अधिक रुपया जो है हम ब्याज अदायगी पर खर्च कर देते हैं, लगभग 20 पैसा जो है ना ब्याज चुकाने में खर्च कर देते हैं। इसके बाद ये याद रख लीजिएगा डिफेंस सेक्टर पे 8% खर्च करते हैं, हालांकि कम है, लेकिन किसी भी देश की सामरिक सुरक्षा के लिए, एकता और अखंडता के लिए डिफेंस सेक्टर को मजबूत रखना बेहद ज़रूरी है। ये सवाल पूछे जा सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी या एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जो चीज़ें होती है वहाँ पे पूछा जा सकता है कि ये डिफेंस सेक्टर में इंडिया अपने जीडीपी का कितना % खर्च कर रही है, तो 8%। और आप दुनिया के दूसरे देशों से कंपेयर कर सकते हैं कि इंडिया कहाँ पे खर्च कर रहा है, नहीं कर रहा है। चलिए अब राज्यों की जो हिस्सेदारी होती है इसमें 18 पैसे होती है, ब्याज चुका दिया 20 पैसे, और करों और शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी 18 पैसे, रक्षा में तो 8% खर्च कर दिया। अब आप लोगों से सवाल है कि हेल्थ सेक्टर पे इंडिया जो है अपने जीडीपी का कितना % खर्च करती है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम होती है उसके लिए 17 पैसे सरकार खर्च करती है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको समावेशी विकास के लिए ये जो सप्तर्षि जो बजट का मुख्य इंजन है, इसमें 7 चीज़ों को जो बताया गया है समावेशी विकास। अब इसमें से हेल्थ, एजुकेशन और स्किल्स पे काम किया जाएगा। कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रा का निर्माण किया जाएगा। 22 करोड़ की आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम चालू किया गया है। और आप जानते हैं रूस यूक्रेन के बीच में जंग चल रहा है, और यूरोप के लिए यूक्रेन तो रोटी की डलिया है, रोटी की टोकरी है, तो जाहिर सी बात है कि विश्व की जो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला, वो प्रभावित होगी। अब वो प्रभावित होगी तो उससे निपटने के लिए क्या करेंगे, विश्व की जनसंख्या का भरण पोषण तो करना है ही। तो भारत की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को
अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया है। याद रख लीजिएगा इस तथ्य को, सवाल पूछे भी जा सकते हैं। वर्ष 2023 जो है वो मोटा अनाज का वर्ष है और मोटा अनाज के लिए एक शब्द का जिक्र किया गया है जिसका नाम है श्री अन्न। याद रख लीजिएगा, मोटा अनाज के लिए कौन सा शब्द? श्री अन्न शब्द का जिक्र है। और मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो भारत है और दुनिया को एक्सपोर्ट करने में इंडिया का दूसरा स्थान है। भारतीय राष्ट्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान जो है ये देहरादून में है, सॉरी कहते हैं ये हैदराबाद में है। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में है। अब देख लीजिए ना कि जो परंपरागत टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि कौन संस्थान कहाँ पे नहीं है, स्टूडेंट लोग इसे देख करके है ना घबराने लग जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे संस्थान हैं, अब सबका मुख्यालय कहाँ है ये याद रखना जरूरी नहीं है। जो करंट की चीज़ें हैं आप वहीं उन्हीं चीज़ों को कवर कीजिए ना, आपका सवाल बन जाएगा। तो सवाल है भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो हैदराबाद में। पीएम संपदा योजना जो है ये इसके लिए 6,000 करोड़ रुपया दिया गया है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपया का जो ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। हेल्थ, एजुकेशन और स्किल्स के लिए पहली बात तो 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे और 2047 तक जो है इंडिया को स्किल सेल एनीमिया से, खून की कमी से जो है एनीमिया बीमारी से जो है ना मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम होता है जिसमें जिलों को सेलेक्ट कर लिया जाता है, उसका डेवलपमेंट किया जाता है। तो ये चलाया जा रहा है स्कीम। और एकलव्य मॉडल स्कूल ये भी चलाया गया है। ऊपरी भद्रा योजना को केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है। पीएम आवास योजना, जानते हैं कि इसका पुराना नाम इंदिरा आवास योजना था, अब इसका नाम पीएम आवास योजना कर दिया गया है। इसके लिए जो है 79,000 करोड़ रुपया सरकार ने आवंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त भारत श्री डिजिटल पुरालेख ये जो है ना पांडुलिपियों का संग्रहालय होगा। अब पांडुलिपि क्या होता है? प्राचीन जमाने में जो हाथों से लिखी हुई किताबें होती थी उसे पांडुलिपि कहा जाता था। चलिए, अब जेल में बंद करो, जेल में जो भी कैदी वगैरह बंद हैं, अब जो आर्थिक रूप से असक्षम है उन्हें जमानत राशि तक नहीं है उनके फैमिली मेम्बर को, तो उन्हें वित्तीय सहायता मुहैया करवाई जाएगी। आपने सुना होगा कभी ऐसा भी वक्त था जब चाइना जो है ना वो इंडिया से कम अमीर था। अभी स्थिति देख लीजिए, आसमान जमीन का अंतर है। बात यह है कि लिबरलाइजेशन की पॉलिसी चाइना ने बहुत पहले लाई थी और उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी अधिक काम किया। ये सब तो आर्थिक विकास के आधार है ना। तो इंडियन गवर्नमेंट भी इस बात को जान चुकी है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपया जो है ना आवंटित किया है। याद रख लीजिएगा। अब इसके अतिरिक्त चीज़ को देखें, 5G सेवाओं पर आधारित विकास हेतु 100 लैबों की स्थापना की जाएगी। MSME सेक्टर जो है और सरकारी उपक्रम के संविदा विभाग के निपटारा हेतु जो है ना विश्वास पोर्टल लाया गया है। ठीक। और एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को चलाया गया है। अब हरित विकास को देख लीजिए। एक लाइफ मिशन चर्चा में थी, नरेंद्र मोदी साहब जी जो हैं इसके लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे, पर्यावरण के अनुकूल अपना जीवन शैली रखिए। ये है लाइफ मिशन। और 19,700 करोड़ रुपया का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन चला है और इसका लक्ष्य है कि 2030 तक जो है ना 5 MMT जो है हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। चलिए, अब 2030 तक 5 मीट्रिक कहते हैं 5 MMT जो है हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। परिणाम योजना में अब पूछ लेगा सवाल, पीएम परिणाम योजना क्या है? रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग और वैकल्पिक उर्वरक जो जैव उर्वरक हो सकते हैं। किसान को परिणाम किया जा रहा है कि आप रासायनिक उर्वरक का है ना खेतों में इस्तेमाल ना कीजिए। आप इस तरह से नेमोनिक्स डाल के इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। गोवर्धन योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपया दिया गया है। जो गाय भैंस के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इसके लिए। मिष्टी योजना ध्यान रखिएगा, काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है और ये सवाल पूछे भी जाएंगे। मिष्टी योजना क्या है? मैंग्रोव पौधा रोपण को बढ़ावा देने के लिए है। जो समुद्र तटीय वन होते हैं, पता है आप लोगों को, उन्हें मैंग्रोव वन कहते हैं। उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए मिष्टी योजना लाई गई है, याद रख लीजिएगा। अब इसके इतर बात करें तो युवा शक्ति
स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल स्किल देना लोगों को, इसका लक्ष्य है। देखो अपना देश, इसमें क्या किया जाएगा, 50 पर्यटक स्थल को जो है विकसित किया जाएगा। हालांकि इसकी शुरुआत 2020 में ही हो गई थी और इसी संदर्भ में स्वदेश दर्शन योजना चला था 2014-15 में। यूनिटी मॉल एक सीमावर्ती, एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा को लेकर संबंधित है। ये बात करते हैं अब बजट के जो महत्वपूर्ण टैक्स स्लैब, यानी कितना तक आपके पास रुपया है तो उसमें टैक्स नहीं लगी सरकार। टैक्स स्लैब जो है 7 लाख तक के आय को दिया गया है। नई टैक्सेशन सिस्टम में अगर 7 लाख तक रुपया है आपके पास में, सरकार कोई टैक्स नहीं लगी। और भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है 1.97 लाख रुपया है प्रति व्यक्ति आय में। आप जानते हैं आपका बिहार जो है पिछड़ा हुआ है। इसके बाद 2022 तक मोबाइल फोन उत्पादन में इंडिया में जो है 31 करोड़ मोबाइल बना। इस तरह के डेटा नहीं पूछा जाता है। और स्टार्टअप में इंडिया जो तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, याद रख लीजिएगा। पहला यूएसए है, दूसरा चाइना है, तीसरा इंडिया है। और नवाचार गुणवत्ता में मध्यम आय वाले देशों के बीच में जो है इंडिया का दूसरा स्थान है। अमृत धरोहर योजना, याद रख लीजिएगा, अमृत धरोहर योजना ये आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स के कंजर्वेशन से संबंधित है और उसका उपयोग किया जाएगा इसमें, अमृत धरोहर योजना। आगे बढ़ते हैं। 2014 में आई थी एनडीए गवर्नमेंट, तो तब से लेकर के अब तक में क्या अपने फायदे तो गिनाएगी ही, अपने अच्छे काम को तो गिनाएगी, कोई भी गवर्नमेंट हो। तो ये बता रही है गवर्नमेंट 9 सालों में जो है ना, हमने 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था तक का सफर तय किया है। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। याद रख लीजिएगा, शौचालय दिवस और पुरुष दिवस दोनों 19 नवंबर को मनाया जाता है। शौचालय दिवस और पुरुष दिवस दोनों 19 नवंबर को मनाया जाता है। और ये जो जीवाश्म ईंधन जलाते हैं जो कि प्रदूषणकारी होते हैं, इससे बचाने के लिए महिलाओं की आंखों के ऊपर इफेक्ट पड़ता था। इससे बचाने के लिए उज्ज्वला योजना लाई गई थी। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9.6 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिया गया। 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ टीकाकरण किया गया। जनधन योजना जो कि जिसका मुख्य मकसद है वित्तीय समावेशन वाली प्रक्रिया, इसमें 47 करोड़ खाते खोले गए। पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा में 44 करोड़ लोग के खाते खुले। किसान सम्मान निधि योजना में 2.2 लाख करोड़ रुपये दिए गए 11 करोड़ किसान को। अब बजट 23-24 के प्रमुख खर्चे की बात कर लें तो आप याद रख लीजिएगा, आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ रुपया, जल जीवन मिशन के लिए, हालांकि ये बिहार गवर्नमेंट से कॉपी की गई स्कीम है जिसे सेंट्रल स्तर पे भी एस्टेब्लिश्ड किया गया। मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपया। आपको पता है कि मनरेगा दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना है और इसमें लोगों को 100 दिनों रोजगार देने की गारंटी दी जाती है कि आपको 100 दिनों का है ना रोजगार दिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 6,000 करोड़ रुपया दिया गया। परिवहन व्यवस्था के लिए 5,17,034 करोड़ रुपया, याद रख लीजिएगा, परिवहन व्यवस्था। और डिफेंस सेक्टर के लिए 4,32,000 करोड़ रुपया और शिक्षा पे 1,12,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। करोड़ की बात मैं कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफेंस सेक्टर के लिए 5 लाख करोड़ रुपया, ये तो बता ही दिए हैं आपको। 8% जीडीपी का 8% जो है वो डिफेंस सेक्टर को दिया गया है। अब समझिए कि मेला का एक दिन हो गया है, फिर से बच्चे ने जिद करना शुरू कर दिया कि मैया मुझे 500 रुपया और दो, अगले बजट के लिए बताएंगे तुमको कहाँ कहाँ खर्च करें। तो उससे पहले मैया ये बोली कि कल जो मैंने तुम्हें 500 रुपये दिए वो कहाँ कहाँ खर्च किया वो बता। तो उन सारी चीज़ों को पिछला बजट में किन किन क्षेत्रों में आप कहाँ कितना कितना रुपया खर्च किए वो बताइए। तो उन सारी चीज़ों को आर्थिक समीक्षा में रखी जाती है। इसी वजह से आर्थिक समीक्षा एक साल पिछले वित्तीय वर्ष के लिए, जबकि बजट जो है आगामी वित्तीय वर्ष के लिए होता है। पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में जारी किया गया था और अब की बार वाला जो आर्थिक समीक्षा है वो अनंत नागेश्वरन ने तैयार किया है और बजट से एक दिन पहले जो है आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो
राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डेफिसिट, याद रख लीजिएगा ये तथ्य, फैक्ट को आप याद रख लीजिएगा, आपके होठों पे होनी चाहिए। फिजिकल डेफिसिट 6.4% है, याद रख लीजिएगा। फिजिकल डेफिसिट 2022-23 के लिए जो है 6.4% है, जबकि जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है 6% से लेकर के 6.8% के बीच याद रह जाएगा। चलिए, राजकोषीय घाटा 2022-23 का डेटा याद रखेंगे 6.4%। विदेशी मुद्रा भंडार 22-23 के लिए $563 बिलियन, याद रख लीजिएगा इन दोनों तथ्यों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप चीज़ों को है ना पूरी गंभीरता के साथ सुनेंगे। यूट्यूब पर जो वीडियोज पड़े हैं, मैं मानता हूँ कि आप देखते हैं और चीज़ें याद नहीं रहती। आपसे रिक्वेस्ट है, इन चीज़ों को आप गंभीरता पूर्वक और हो सके तो आप पेन अपने पास में रखिए, इन चीज़ों को लिखने का अभ्यास किया कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो जीडीपी का ग्रोथ रेट के बारे में तो हमने बात कर ही ली कि 6% से लेकर 6.8% के बीच है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सवाल यहाँ पे भी महत्वपूर्ण सवाल बढ़ जाता है कि आप जानते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के ना 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर कृषि वाला, तो कृषि क्षेत्र ने भी विकास किया है 3.5% 22-23 में, और उद्योग क्षेत्र ने वृद्धि किया है 4.1%, और सेवा क्षेत्र जो है ये सर्वाधिक वृद्धि किया है 9.1%, याद रख लीजिएगा। और पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी जो होता है, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। एक बात और याद रख लीजिएगा आप कि कृषि क्षेत्र में भले ही कृषि क्षेत्र में विकास पॉजिटिव हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में भी पॉजिटिव हो रहा है, टर्शियरी में भी पॉजिटिव ही हो रहा है, लेकिन सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र की है? तो वो सेवा क्षेत्र की है। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछे जा सकते हैं। कृषि क्षेत्र की विकास दर 3.5%, उद्योग क्षेत्र की विकास दर 4.1% और सेवा क्षेत्र की विकास दर 9.1%, और क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है आपका इंडिया, और बाजार विनिमय दर पे ये 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस बात को तो आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी कलेक्शन में भी वृद्धि देखी गई है। 2023 का जो जीएसटी कलेक्शन है वो 1.49 लाख करोड़ रुपया का है, और इसमें 15% की वृद्धि हुई है। याद रख लीजिएगा इस तथ्य को भी। आगे बढ़ते हैं। अब कपास पे जो है सीमा शुल्क 0 कर दिया गया है, और आयात शुल्क जो है किन किन चीज़ों पे शून्य है? तो कच्चा माल, कोकिंग, फेरोनिकल, ये सारी चीज़ों पे। इंडिया का जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, पहले 2.4 था, अब 2.1 है। अगर किसी देश का टोटल फर्टिलिटी रेट 2 होता है तो वहाँ की जनसंख्या नहीं बढ़ती है। तो भारत की जनसंख्या अब स्थिर होने वाली है, और शिशु मृत्यु दर 38.4 है, यानी 1000 शिशु में 38 शिशुओं की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है जन्म के समय। ई श्रम पोर्टल, ये जो असंगठित क्षेत्र के लोग होते हैं, क्या काम करती है नहीं करते हैं, सरकार को जानना जरूरी है। इसके लिए श्रम पोर्टल लाया गया है, जिसपे श्रम कार्ड बनाया जाता है। 28 करोड़ लोगों का है ना, ये श्रम कार्ड बन चुका है। हाँ, तो मैंने सवाल पूछा था कि हेल्थ सेक्टर पे सरकार कितना खर्च करती है? जीडीपी का 2.1% सरकार खर्च करती है हेल्थ सेक्टर पे, जबकि आप दुनिया की दूसरे कंट्री में चले जाइए जो डेवलप्ड है, काफ़ी अधिक खर्च करते हैं हेल्थ सेक्टर पे। चलिए, आयुष्मान भारत के बारे में तो जानते हैं, 22 करोड़ लाभार्थी हैं इस योजना के, और 41.5 करोड़ लोग जो है ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर हो गए हैं। 41 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं, और बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे गरीब राज्य बिहार है, जबकि अमीर राज्यों की बात कर लें तो वो केरला है। याद रख लीजिएगा इस तथ्य को। मैं बोल रहा हूँ बार बार, चीज़ों को आप पूरी गंभीरता के साथ सुनेंगे। और 2023 से लेकर 27 के बीच में 14,500 PM श्री स्कूल खोले जाएंगे। चलिए, सेवा क्षेत्र की विकास दर तो बता ही दिया आपको। सेवा निर्यात जो है $254 बिलियन का रहा, ठीक है। और इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा FDI प्राप्त करता देश है, जबकि इंडियन LIC जो है दुनिया का 10वां LIC मार्केट है बीमा कराने वाला।
आगे बढ़ते हैं। 2005 की तुलना में 2030 तक जो है इंडिया ये जीडीपी में जो एक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है इसको 45% कम करेगा। 2023 तक 500 गीगावाट ऊर्जा जो है गैर जीवाश्म स्रोत से प्राप्त करेगा। लाइफ मिशन जानते हैं आप कि पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली से है। इसके अतिरिक्त 2047 तक इंडिया को एनर्जी फ्री कंट्री बनाने की बात है, जिसके लिए हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है। 2030 तक में 5 MMT का लक्ष्य रखा गया है। 2070 तक में इंडिया नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल कर लेगा, याद रख लीजिएगा। अब बात एक और याद रख लीजिए कि 18 राज्यों में 13 टाइगर रिजर्व, भारत का दुनिया का सब 75% बाघ जो इंडिया में है, और 17 गो टाइगर रिजर्व का जो है ना कैट्स की मान्यता मिली है, जिसमें 2 को पुरस्कार मिला है। पेंच ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है, याद रख लीजिएगा। अब आगे की चीज़ों को देख लीजिए। कृषि निर्यात 50.2 बिलियन डॉलर का हुआ। MSP में 1.5 गुने की वृद्धि की गई है। मोटा अनाज विश्व का 20% इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। गरीब कल्याण योजना, इसमें आपको BPL में मुफ्त में अनाज दिया जाता था, इसे खगड़िया से शुरू किया गया था, याद रख लीजिएगा। इंडिया में 44 लाख जैविक किसान हैं जो जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था और भारत के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को बनाया गया था, इसे भी आप याद रखेंगे। तो जन गरीब कल्याण योजना, मुफ्त अनाज दिया जाता है, ये खगड़िया शुरू किया गया, और सबसे अधिक जैविक किसान इंडिया में है। चलिए, सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया और पहले सहकारिता मंत्री इंडिया के अमित शाह जी को बनाया गया, मोटा भाई जिसे आप कहते हैं। अब इंडिया का जो है विदेशी मुद्रा भंडार वो 562 बिलियन डॉलर का है, और विदेशी मुद्रा भंडार वाला छठा सबसे बड़ा देश इंडिया है, याद रख लीजिएगा इसे। और एक बात और याद रखिएगा, इक्टा किस देश के साथ में इंडिया ने साइन किया है? तो इक्टा ऑस्ट्रेलिया के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इक्टा ऑस्ट्रेलिया के साथ में, और सेपा जो है ये UAE के साथ में किया गया है। ये सवाल पूछेगा, इक्टा किस देश के साथ में? ऑस्ट्रेलिया के साथ में, और सेपा UAE के साथ में। इन दोनों तथ्यों को याद रख लीजिएगा, एग्जाम के लिहाज से ये काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। अब देख लीजिए कि सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं। 2022 में 10,000 किलोमीटर NH का निर्माण किया गया, और जो NW होता है नेशनल वाटर ब्रिज, ये इंडिया में 14,850 किलोमीटर का है। इंडिया की जो भी एनर्जी है उसका अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें तो 59% जो है विद्युत वो थर्मल पावर प्लांट से होता है, जहाँ पे कोयलों को जला करके बिजली निकाली जाती है। अक्षय ऊर्जा स्रोत से 27%, जबकि जल विद्युत ऊर्जा से 11% एनर्जी को है ना कंज्यूम किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में कितना रुपया दिया गया है? 141 लाख करोड़ रुपया। नेशनल वाटरवेज सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में, और 106 नए नेशनल वाटरवेज की शुरुआत की गई है। अब नेशनल वाटरवेज की कुल संख्या 111 हो गई है। रेलवे में इंडिया का चौथा स्थान है। UPI लेन देन में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। 121% की वृद्धि देखने को मिली है। और टेली डेंसिटी की बात कर लें तो टेली डेंसिटी सबसे अधिक दिल्ली में और सबसे कम जो है ना बिहार में है, याद रख लीजिएगा। अब इंडिया के कुछ और चीज़ें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के 5वें रिपोर्ट के अनुसार TFR जो है ये 2 है, यानी एक औसतन एक महिला 2 बच्चे को जन्म देती है। शिशु मृत्यु दर 35 है। नवजात मृत्यु दर जो है 24 है, और 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर 41% है। 41% कह रहे हैं, 1000 में 41 बच्चे। और दुनिया के दूसरे देशों से धन कमा कर अपने देशों में धन भेजने में इंडिया टॉप पे है, $100 बिलियन। चलिए, बस इतना ही। ये था बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण तथ्य। इसे बार बार देखिए, यकीनन भरोसा देता हूँ आपको यहाँ से